ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सरसों की फसल में समय रहते करें कीट रोगों का नियंत्रण। गेहूं की फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन। अपने राज्य में सरसों की खेती लगभग सभी एरिया में बड़े पैमाने पर की जाती है और इसकी खेती करके किसान अच्छी आय कमा रहे हैं। लेकिन इस फसल में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सरसों की फसल में कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं और इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान। जैसा कि विदित है कि जो सरसों है भारतवर्ष की एक प्रमुख तिलहनी फसल है, जिसकी खेती सभी प्रमुख राज्यों में की जाती है। तो बुआई से लेकर कटाई तक कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और कौन कौन से कीट आते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। सरसों की बिजाई के पश्चात सर्वप्रथम जो कीट है वो है पेंटेड बग। पेंटेड बग एक छोटा कीट होता है जो सरसों उगने के पश्चात उसके पत्तियों को काटता भी है तथा कई स्थानों पे है वो रस चूस के भी जो पत्ते हैं उनको है वो नुकसान पहुंचाता है। पेंटेड बग है, उसके प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी जो तरीका है वो है बीजोपचार। तो किसान भाई जब भी सरसों की बुआई करें तो अपने जो सरसों की बीज है उनको इमिडाक्लोपिड 17.8 SL 4 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो बीजोपचार है वो करें, जिससे कि पेंटेड बग है उसका प्रकोप है वो नहीं। अगर उपचार के पश्चात भी अगर पेंटेड बग का प्रकोप होता है तो वो जो इमिडाक्लोपिड है 17.8 SL उसका 0.6 ml प्रति लीटर या डाइमिथोएट 1 ml प्रति लीटर का स्प्रे करके इस जो कीट है इससे निजात पा सकते हैं। उसके पश्चात जो प्रमुख दूसरा कीट आता है वो है अड़ या चेपा। जो सरसों होती है उसमें पुष्पन या फूल आने के पश्चात उसका प्रकोप है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। चेपा, जिसे माहू कीट भी कहा जाता है, यह कीट हल्के हरे पीले रंग का 1.0 से 1.5 मिली लंबा होता है। इसके प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पाए जाते हैं। इसका प्रकोप दिसंबर मास के अंतिम सप्ताह में जब फसल पर फूल बनने शुरू होते हैं तब होता है और यह मार्च माह तक बना रहता है। ये जो कीट है जो सरसों की डालियां होती हैं उसका रस चूस के या पत्तियों का रस चूस लेता है। इसके साथ साथ जो नई फलियां बनती है उनका भी रस चूस लेता है, जिससे क्या सरसों के दाने छोटे रह जाते हैं और आकार में छोटा होने की वजह से वो उसकी जो उत्पादन है वो भी है प्रभावित होता है। सरसों की फसल में माहू कीट का नियंत्रण। सरसों का समय पर बिजाई करने पर इस कीट का प्रकोप कम होता है। कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करके बुवाई करें, जिसमें राया जाति की किस्मों पर चेप का प्रकोप कम होता है। इसके अलावा दिसंबर के अंतिम या जनवरी के प्रथम सप्ताह में जहां इस कीट के समूह दिखाई दें, उन टहनियों के प्रभावित हिस्सों को कीट सहित तोड़कर नष्ट कर दें। जब खेत में कीटों का आक्रमण 20% पौधों पर हो जाए या औसतन 13 से 14 कीट प्रति पौधा हो जाए तो किसी कीटनाशी का प्रयोग करें। 20 लीटर गौमूत्र में 5 नीम की पत्ती का काढ़ा मिलाकर 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ कीटग्रस्त फसलों पर छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। अगर कीड़ों का आक्रमण कम हो तो छिड़कावों की संख्या कम की जा सकती है। इसी प्रकार जैसे खड़ी फसल में अगर चेपे का प्रकोप हो जाता है तो इमिडाक्लोपिड 17.8 SL 0.8 ml प्रति लीटर का स्प्रे करके जो कीट है इसे निदान किया जा सकता है। ये जो प्रमुख कीट थे, अब अपन बात करते हैं प्रमुख बीमारियों की। जो सरसों में प्रमुख बीमारियां लगती है उसमें सबसे पहले है जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ये जो बीमारी है
ये बीमारी है बुआई के 35 दिन से लेकर कटाई तक किसी भी अवस्था में आ सकती है। और इसके लिए जो उपयुक्त मौसम होता है, आसमान में बादल हों और जैसे ह्यूमिडिटी है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो, बारिश हो चुकी हो, तो उस समय इस जो बीमारी है उसका प्रकोप है वो ज़्यादा होता है। इस बीमारी के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो पत्तों के ऊपर सबसे पहले दिखाई देते हैं। जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर पीले चकते बन जाते हैं। उन चकतों के विपरीत अगर पत्तियों को पलट के देखते हैं तो गोल आकार के सफ़ेद रंग के है वो धब्बे बने हुए दिखते हैं। इसी वजह से इसको व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कहा जाता है। इस बीमारी के प्रबंधन के लिए सबसे बेहतर है कि किसान है वो बीजों को है उपचारित करें। बीजोपचार करने के लिए जो मेटालेक्जिल 35% है उसका 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से किसान भाई है वो बीजोपचार कर सकते हैं। इसके अलावा बुआई के 35 दिन के पश्चात मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करके भी इस बीमारी से है वो राहत पाई जा सकती है। इसी प्रकार कई बार है वो पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप है वो भी सरसों की फसल में देखा जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू के जो पहचान के लक्षण है, पत्तियों के ऊपर सफ़ेद रंग का जो पाउडर है वो पूरी की तरफ जो पत्तियों के ऊपर है वो छा जाता है। और इस जो बीमारी है इसके प्रबंधन के लिए सबसे बेहतरीन है कि कोई भी कॉन्टेक्ट फंजीसाइड जैसे मैनकोजेब उसका स्प्रे भी किया जा सकता है, या सिंपल जो सल्फर है, सल्फर का भी अगर स्प्रे किया जाता है तो पाउडरी मिल्ड्यू है उसका प्रबंधन है वो आसानी से वो किया जा सकता है। तो ये थी जो सरसों में लगने वाली प्रमुख बीमारियां और कीट और उनका प्रभावी प्रबंधन। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, अपने राज्य में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अभी ये फसल लगभग 1 माह की अवस्था पर है और इस फसल में खरपतवारों का प्रकोप मुख्य समस्या है। ये खरपतवार फसल को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल की उपज में काफी गिरावट आती है। अगर किसान सही समय पर खरपतवारों की रोकथाम कर ले तो उत्पादन बढ़ सकता है। इसलिए आप कैसे करें गेहूं की फसल में खरपतवारों की रोकथाम? चलिए इसके बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंदन कुमार से। भाइयों, गेहूं में जो है सो समेकित खरपतवार नियंत्रण जो है सो अच्छा खेत खाली है उस समय अगर खेत में खरपतवार है तो उसको जो है सो रासायनिक विधि से हम लोग जो है शुरू की अवस्था में ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाई जुताई से पहले अगर खरपतवार खेत में दिखता है दवा का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बहुत सारे खरपतवार के जो बीज हैं वो गेहूं के जो बीज हैं उसके साथ मिल के जो है खेत में आ जाते हैं। तो जो भी हम लोग बीज खरीदे वो प्रमाणित संस्था से ही खरीदे जिसका कि ग्रेड है। तो गेहूं के फसल के लगाने के बाद 20 से 25 दिन बाद जो प्रथम सिंचाई के बाद जो है सो अगर खरपतवार खेत में दिखता है तो जिस किसान भाइयों ने अपने खेत में लाइन सोइंग कर रखी है गेहूं की,
उसमें तो अगर चाहें तो ग्रबर वीडर से जो है सो कमैनी करा सकते हैं। ग्रबर वीडर 2 लेबर जो है सो 1 एकड़ में सो 1 दिन में सो कमैनी कर सकता है। वो उससे जो है सो अच्छी तरह से कमैनी हो जाएगी। उसके अलावा किसान भाई जो है सो खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे रासायनिक विधि है, तो जैसे हम लोग गेहूं की बुआई कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि खरपतवार का खेत में नहीं उगे, उसके नियंत्रण के लिए हम लोग जो है सो पेंडिमेथिलिन दवा है उसको जो है सो बुआई के 72 घंटे के भीतर जो है सो खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो डोज है 5 से 6 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती के लिए अगर चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार अगर खेत में दिखते हैं तो उसके लिए जो है सो हम लोग को रासायनिक विधि से जो है सो दवा जो है सो कार्बेंडाजोल जो है सो 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सो हम लोग खेत में यूज करके चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सकरी पत्ती है उसके लिए जो है सो सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेटसल्फ्यूरॉन का जो है दवा का कंपोजिशन जो है खेत में जो है सो 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सो खेत में छिड़काव करके जो है सकरी पत्ती की जो खरपतवार है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेटसल्फ्यूरॉन का भी स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो है सो खेत में जो है सो उर्वरक जो है उसकी सही मात्रा में उपयोग करें। देखा यह जाता है किसान भाई जो है सो उर्वरक जो है सो अधिक मात्रा में उपयोग करने के कारण जिस उर्वरक की जितनी मात्रा फसल को लेने रहती है वो ले लेते हैं, बाकी जो है सो वो खरपतवार के बढ़ावा में जो है सो योगदान देते हैं। इसलिए हम लोग जो है सो गेहूं का बीज जैसे ही बोए उससे पहले अपने मिट्टी का जो जांच अवश्य करा ले। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना पोषक तत्व जो है सो मिट्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट है और कितनी की आवश्यकता है। जितनी की आवश्यकता है उतना ही डालें, उसके अलावा डालने का जो है सो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जो किसान भाई मछली पालन करते हैं उनकी मछलियां सही प्रबंधन के अभाव में कई रोगों की चपेट में आ जाती है और मरने लगती है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए किसान सही समय पर रोगों की पहचान कर उनकी रोकथाम कैसे करे, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता विश्वास। नमस्कार किसान बंधुओं, जैसे कि आपको पता है अभी जाड़ा का मौसम आ ही चुका है और जैसे कि आप जानते हैं कि मछली एक जलीय जीव है और साथ ही साथ उसका जो वातावरण के साथ उसका अनुकूल होना बहुत ही उचित है। जबकि तापमात्रा जाड़ा के समय जब निम्न तापमात्रा बन जाता है तो मछली के
वृद्धि में और साथ ही साथ उसके रोग ग्रस्त भी शुरू हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि जब आप मछली पालन करते हैं तो उस समय अगर आप मछली डालते हैं इसी समय, तो आपका जो विकास है मछलियों में वो बहुत ही कम मिलेगा आपको। वो इसी कारण क्योंकि आपका जो जलीय या पर्यावरण है उसका अब परिस्थिति बदलते रहते हैं, और साथ ही साथ जो तापमात्रा में जो बदलते मौसम में जो तापमात्रा भी नीचे आ जाता है, इसके कारण मछली नीचे तली ज़मीन में आ जाता है क्योंकि ऊपरी सतह के पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। मछलियां भी अन्य प्राणियों के समान प्रतिकूल वातावरण में रोगग्रस्त हो जाती हैं। रोग फैलते ही संचित मछलियों के स्वभाव में प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। जैसे बीमार मछली समूह में न रहकर किनारे पर अलग थलग दिखाई देती है, वे शिथिल हो जाती है, बेचैनी में अनियंत्रित तैरती है, कई बार मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। शरीर तथा गलफड़े फूलना, शरीर की त्वचा फटना और उससे खून आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अगर मछलियों में होने वाले इन रोग के कारणों की बात करें तो तालाब का कुप्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की असंतुलित मात्रा मछली के लिए घातक होती है। कई बार रोगजनक जीवाणु और विषाणु पानी में रहते हैं। जब मछली प्रतिकूल परिस्थिति में कमजोर हो जाती है तो उस पर जीवाणु या फिर विषाणु आक्रमण करके रोगग्रसित कर देते हैं, जिससे मछली की बढ़वार रुक जाती है तथा कालांतर में तालाब में मछली मरने भी लगती है। और इसी समय मान लीजिए 15 दिसंबर से जनवरी तक इसी समय एक रोग यानी एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, जो कि आप लाल घाव के नाम पे भी जानते हैं, तो ये रोग बहुत ही ज़्यादा परिमाण मात्रा में मिलता है और इसी रोग को आप लोगों को नियंत्रण करना है। आप घरेलू पद्धति में भी इसको नियंत्रण कर सकते हैं या फिर आप इसको कुछ दवाई के ज़रिए भी नियंत्रण कर सकता है। ICAR सिफा के द्वारा सिफैक्स नामक एक दवाई मिल रहा है मार्केट में, उसको आप 1 लीटर दवाई आप प्रति हेक्टेयर में उसको डाल सकते हैं घुलित अवस्था में, और नहीं तो आप जर्मेडिन 20 400 ml प्रति एकड़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों दवाई आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप घरेलू पद्धति का बात करते हैं तो आपको जो चूना है, चूना के साथ आपको हल्दी मिलाना पड़ेगा, यानी 40 kg चूना के साथ आप 4 किलो हल्दी आप मिलाएंगे। मिलाने के वो प्रति एकड़ में आपको उसको देना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा आपके तालाबों के पानी पे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप घरेलू पद्धति को जब आप उपचार के रूप से इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका मछली में रोगग्रस्त है कि नहीं। अगर रोगग्रस्त ज़्यादा मात्रा में है तो आपको हर 1 हफ्ते के अंतराल में ही ये घरेलू पद्धति को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका असर धीरे धीरे होगा और आपका रोगग्रस्त से आपको ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ड्रॉम्पसी रोग, ये रोग उन पोखरों में होता है जहां पर्याप्त भोजन की कमी होती है। इसमें मछली की धड़ उसके सिर के अनुपात में काफी पतला हो जाता है और दुर्बल हो जाता है। मछली जब हाइड्रोफिला नामक जीवाणु के संपर्क में आती है तो ये रोग होता है। प्रमुख लक्षण शल्कों का बेहद अधिक मात्रा में गिरना तथा पेट में पानी भर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मछलियों को पर्याप्त भोजन देना व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। पोखर में 15 दिन के अंतराल में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालें। और एक चीज़ कर सकते हैं आप खाने के साथ में भी, क्योंकि अभी मछली में खाने भोजन की मात्रा कम हो जाएगा, तो देखिएगा अगर आपके पास धूप नहीं है या फिर छाया बादल छा गया है या क्योंकि अभी दिन के जो लंबाई है वो भी घट रहा है और साथ ही साथ जो तीव्रता है, जो हम लोग का रोशनी का जो तीव्रता है वो भी धीरे धीरे कम में हो रहा है। इस समय मछली ज़्यादा भोजन करना पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, हर 100 मिलीग्राम आप टेरामाइसिन या सल्फाडाइजिन ये आप दवाई ले सकते हैं। उसको आप खाने के साथ, आपका जो भोजन है उसको साथ आप मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप मछलियों में प्रयोग कीजिए।
और चौथा, आप 200 किलोग्राम भाखड़ा चूना प्रति एकड़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम करे। तो इसी 4 पहलुओं के ऊपर आप लोग ज़्यादा नज़र दीजिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव करणपुरा, जिला चुरू के शिवानंद ने। आपने मिर्च की फसल में रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है और ये क्लोटोट्राइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैलाव होता है। ये बीमारी का जो है कारक जो है फफूंद जनित है और ये बीमारी जो है इसके होने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए और उस उपयुक्त वातावरण में अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान हो और नमी जो है 90 से 95% के आसपास हो, वैसी स्थिति में इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो इस समय का अगर वातावरण मिले, खासकर जो नवंबर या दिसंबर के समय भी आजकल तापमान इस तरह का अगर आ जाता है तो वैसे परिस्थिति में इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। श्यामवर रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदुनुमा रोग जनक की संरचनाएं बनती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस रोग का हम पहचान कैसे करें। इस रोग को पहचान करने के लिए क्या है कि सबसे पहले इसके पत्तियों पर लक्षण आते हैं। पत्तियों पर जो है आपको भूरे और काले रंग के धब्बे बनते हैं और जिसके धब्बे के किनारे जो है पीला जो है जलधारित टाइप का धब्बे बनते हैं। तो पत्तियों पर जो है धब्बे बन जाते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं। दूसरी जो है इसकी टहनियाँ से होती है जिसको हम डायबैक बोलते हैं, डायबैक डिजीज। ये ऊपर की टहनियों से मुरझाना शुरू होते हैं और नीचे तक सूखते जाते हैं। तो ये तनों पर इसका लक्षण देखा गया। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है जब इसके फलों पर प्रकोप इसका बढ़ जाता है। फलों पर भी जो है खासकर जो फल जो लाल मिर्च होते हैं उस पर इसका ज़्यादा प्रकोप देखा गया है, ज़्यादा इसमें फैलाव देखा गया है। और इसमें जो है जो फल लगते हैं उस फल में भी जो है गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। वो धब्बे आपस में मिलके बड़े हो जाते हैं जिसके कारण जो है वो जो हमारा जो मिर्च है उसका जो है फल का आकार विकृत हो जाता है, जिससे इसकी काफ़ी गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले आरंभिक अवस्था में जो है जो एंथ्रेक्नोज लगती है वो पत्तियों पर लगती है, फिर हमारे टहनियों पर लगते हैं। टहनियों के ऊपर भाग से ये सूखकर नीचे की तरफ आती है, इससे हम पहचान सकते हैं। और फलों पर भी जो है काले और भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, आपस मिलकर बड़े धब्बे बनाते हैं, जिसके कारण जो फल है उसके गुणवत्ता को ये काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम इस रोग को पहचान कर सकते हैं। रोग की रोकथाम के उपाय: खेत में खरपतवारों का प्रकोप होने पर फसल में निराई गुड़ाई पर खरपतवारों को निकाल दें। उचित फसल चक्र अपनाएं तथा स्वस्थ और प्रमाणित बीज बोएं। बुआई बीजों को उपचारित अवश्य करें। रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही डाइथेन M45 के 0.25% का घोल का 7 दिन के अंतराल पर आवश्यक अनुसार छिड़काव करें। मिर्च की राग रोधी किस्मों को लगाएं जिनमें रोग रोधी क्षमता को, जैसे पूसा, सदाबहार, अर्का हरिता, अर्का मेदना, अर्का श्वेता, पतसी 1 आदि किस्में लगा सकते हैं। अब सबसे रही बात की जो है ये बीमारी हर साल आती है, तो आपको सबसे पहले है कि सही बीज, स्वस्थ बीज का चुनाव करना है। दूसरी बात है कि बीज उपचार करके ही लगाना है। बीज उपचार के लिए आपको दवा बताए कि कार्बेंडाजिम और प्लस या कार्बोक्जिन, ये दोनों में से कोई दवा उसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको उपचार कर लेते हैं। उपचार करने के बाद ही उसको लगाएं। अब जब रही की बात, जब बीमारियां जब आना शुरू हुई तो जब पत्तियों पर ही इसके लक्षण दिखाई पड़े उस समय आपको जो है
ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, जिसमें कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब दोनों दवा रहती है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इस फफूंद जनित रोग से काफ़ी हद तक बचा सकता है। बहुत सारी दवा जो है आप कार्बेंडाजिम भी डाल सकते हैं और मैनकोजेब भी अलग अलग से डाल सकते हैं, उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा प्रभावी इसका उपाय करना है तो मैंने जो दवा बताई, जो मिश्रित दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोल बनाकर उसको जो है आप स्प्रे करेंगे और कालांतर में 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो है इसका प्रकोप से बचा जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।